बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट। हमारा लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट हो रहा है अब ये, और टॉपिक हम करते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और आज हमने इसको फाइनलाइज करना है टॉपिक को। तो अभी तक हमने जो चीज़ें देखी थी उनमें था कि कोई फ्रिक्शन क्या होती है और फ्रिक्शन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, फ्रिक्शन क्यों ऑब्जेक्ट को मूव होने से अपोज करती है, रेजिस्ट करती है, और फिर हमने टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से देखी थी। फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट देखा था, बुक से भी हमने उसको नोट डाउन किया। और उसके बाद व्हाट इज़ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये भी हमने उसकी डेरिवेशन फार्मूला भी देखा था। और आज हमने करना है रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती है, रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम क्यों होती है। तो और वैसे तो मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब रोल करते हैं तो रोलिंग बॉडीज हमें इतना ज़्यादा रेजिस्ट नहीं करती, हमें उनको मूव करना आसान होता है, तो वहाँ से भी हमें पता चल जाता है कि रोलिंग फ्रिक्शन कम होती है। लेकिन हमने उसको आज माइक्रोस्कोपिक व्यू पे देखना है कि क्यों जो है वो कम होती है। फिर उसके बाद हमने उसके फ्रिक्शन के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखने, और एंड पर हमने वेज देखने किन वेज से हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये 4 थिंग्स हैं जिनको आज हमने डिस्कस करना है। और प्रीवियस लेक्चर के जो आपके आंसर्स थे तो उसमें जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन था वो भी अपने बुक से नोट डाउन करना, जहाँ तक आपको मार्क कराया था। और उसके बाद जो आपके पास टॉपिक रह गया था फार्मूला जहाँ पर एंड हो रहा था Fs इज इक्वल टू म्यू एम जी तक, वो आपका आंसर था कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का। मतलब जहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन का आंसर एंड होता है उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का आंसर स्टार्ट होता है, और वो Fs इक्वल टू म्यू एम जी तक आपका कंप्लीट होगा। और उसके बाद अब आज हमने देखना है व्हाट इज़ रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती है, तो ये टॉपिक आपके पास लॉन्ग के अंदर भी आ सकता है एग्ज़ाम में, और शॉर्ट के अंदर भी आपसे डेफिनेशन वगैरह भी इसकी पूछी जा सकती है। तो आपको ये बुक के अंदर इसका टॉपिक, ये क्विक क्विज़ जो हमने किया था, क्विक क्विज़ नंबर 2, तो इसके अंदर जितना भी टॉपिक है ये आपका रोलिंग फ्रिक्शन का टॉपिक है। अब हम इसको देखते हैं इसमें क्या डिटेल्स हैं। व्हील इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, कि जब व्हील बना तो बहुत बड़ी इन्वेंशन हुई। क्यों? क्योंकि चीज़ों को मूव करना बहुत ज़्यादा, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया, तिजारत बहुत ज़्यादा आसान हो गई। तो इस वजह से हमारे लिए बहुत सारी जो है वो बेनिफिट्स बनना शुरू हो गए थे। द फर्स्ट थिंग अबाउट अ व्हील इज़ दैट इट रोल रादर दैन टू स्लाइड, कि वो रोल करता है, स्लाइड नहीं करता, जिसकी वजह से फ्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। अब वो क्यों होती है कम, उसको हमने देखना है। तो व्हेन द एक्सेल ऑफ अ व्हील इज़ पुश्ड, कि व्हील के बिल्कुल मिडिल में क्या होता है, एक एक्सेल होता है। तो ये आपके पास व्हील है, ये यहाँ पर इस जगह पर मिडिल में एक्सेल होता है। व्हेन द एक्सेल ऑफ अ व्हील इज़ पुश्ड, the force of friction between the wheel and the ground at the point of contact between provides the reaction force। आपने फोर्स लगानी होती है, मतलब आपके लेट्स सपोज साइकिल है तो साइकिल के साथ एक चेन लगा होता है। वो चेन जो है वो व्हील को डायरेक्टली नहीं मूव करता है, वो कहाँ से मूव करवाता है, व्हील को एक्सेल वाले पॉइंट पर फोर्स देता है। अप्लाइड फोर्स को कहाँ पर देता है, एक्सेल वाले पॉइंट पर। लेकिन जो उसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मिलती है वो एक्सेल वाली जगह पर नहीं मिलती, वो कहाँ पर मिलती है, नीचे, जहाँ पर टायर जो है वो ग्राउंड के साथ इन कांटेक्ट होता है, वहाँ पर उसको एक रिएक्शन फोर्स जो है वो मिलती है व्हील को। तो द रिएक्शन फोर्स एक्ट्स एट द कांटेक्ट पॉइंट। अब जो रिएक्शन फोर्स होगी वो पूरे व्हील के ऊपर नहीं एक्ट हो रही होगी, सिर्फ उस जगह पे एक्ट हो रही होगी, वो पॉइंट जो व्हील के इन कांटेक्ट होंगे किसके साथ, ग्राउंड के साथ। द रिएक्शन फोर्स एक्ट एट द कांटेक्ट पॉइंट ऑन द व्हील इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। कि आपको ये बात प्रीवियस लेक्चर में बताई थी कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है वो हमेशा अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट होती है। तो इस पे आप एक्सेल पे फोर्स लगा रहे हैं, अप्लाइड फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में राइट साइड पर, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपकी इन कॉन्टैक्ट पॉइंट पर एक्ट होगी किस साइड पर, यहाँ लेफ्ट साइड पर, ऑपोजिट साइड के ऊपर। तो द व्हील रोल विदाउट रप्चरिंग द कोल्ड वेल्ड्स। The reaction force act at the contact point of the wheel in the direction opposite to the applied force. The wheel roll without rupturing the cold welds। अब इस पॉइंट का, इस सेंटेंस का क्या मतलब है, इसी से हमें सारी चीज़ क्लियर होती है कि रोलिंग फ्रिक्शन क्यों जो है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन के। तो वो क्या है कि अब जो यहाँ पर आपके पास ये वाले इसके अप्स एंड डाउन होंगे, नीचे उसके
सरफेस के अप्स एंड डाउन्स हैं। तो अब जब ये व्हील रोल होगा या ये बॉडी रोल होगी, हर बॉडी रोलिंग बॉडी के ऊपर इस तरह से अप्स एंड डाउन्स होते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर। तो क्या होता है कि जब ये इसके अप्स एंड डाउन इसके अंदर आएंगे, तो जब ये मूव करेगा, व्हील आगे जाएगा, तो ये इसके अप्स एंड डाउन्स को ब्रेक होने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये अप्स एंड डाउन इसके ईजीली जो है ये आगे निकल जाएंगे और पीछे वाले एंटर हो जाएंगे। तो उस वजह से यहाँ पर कोई बहुत स्पेसिफिक किस्म की, बहुत हार्ड किस्म की कोई इंटरलॉकिंग नहीं होगी। तो जैसे ही वो इंटरलॉकिंग होगी, वो व्हील आगे मूव करेगा, इंटरलॉकिंग ख़त्म हो जाएगी और वो व्हील के जो अप्स एंड डाउन होंगे वो पीछे की तरफ चले जाएंगे। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट हो, तो स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट को क्योंकि आपको आगे की तरफ स्लाइड करना होता है, तो उसके अंदर जो एक के अप्स एंड डाउन दूसरे के अप्स एंड डाउन के अंदर क्योंकि इंटरलॉक हो जाते हैं, तो आपको जब आप उसको मूव करते हैं तो वो अप्स एंड डाउन एक दूसरे के साथ टकरा के टूटते हैं। टूटने का मतलब होता है रप्चरिंग, ब्रेक डाउन हो जाना। तो जो वहाँ पर कोल्ड वेल्ड्स होते हैं वो टूटते हैं, तो वो ख़राब हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से वो आपको वहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। उन कोल्ड वेल्ड्स को आपको इंटरलॉकिंग को ओवरकम करके आगे मूव करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि आप उस इंटरलॉकिंग के अंदर से निकल नहीं सकते, आपको उसको ब्रेक करके आगे जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आपकी इंटरलॉकिंग जो है यहीं से ख़त्म हो जाए, निकल जाती है यहीं से, तो वो क्योंकि ऑब्जेक्ट व्हील तो आगे चला जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे कोई रप्चरिंग नहीं होती, कोई ब्रेक डाउन नहीं होता, अप्स एंड डाउन ना व्हील के टूटते हैं ना उसके टूटते हैं, तो इजीली ऑब्जेक्ट जो है वो फिर मूव कर सकता है। द व्हील रोल विदाउट रप्चरिंग द कोल्ड वेल्ड्स। तो कोल्ड वेल्ड जब यहाँ पर रप्चर नहीं हो रहे, ब्रेक डाउन नहीं हो रहे, ना हमें कोल्ड वेल्ड्स को ओवरकम करना पड़ रहा है, तो इस वजह से आपकी रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो काफ़ी हद तक कम होती है एज़ कम्पेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन के। तो इसी वजह से फिर हम रोलर जो है वो बनाते हैं और उनको बॉल बीरिंग्स बनाते हैं, रोलर बीरिंग बनाते हैं ताकि फ्रिक्शन को रिड्यूस करें, और हैवी ऑब्जेक्ट के नीचे फिर हम रोलर्स लगा देते हैं ताकि हैवी ऑब्जेक्ट के लिए को मूव करना आसान हो। अब यहाँ पर जो आगे इसकी और डिटेल है, मेन चीज़ तो हम देख चुके हैं कि वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जो आपको क्वेश्चन नंबर 30 बताया था, उसके जो पार्ट्स थे उनमें था एक क्वेश्चन कि वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो उसमें आपने यही चीज़ जो है वो मेंशन करनी है। ये यहाँ पर जो पैराग्राफ है आपको स्टार्ट से बताइए व्हेन द एक्सेल से यहाँ तक, दैट इज़ वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस एक्सट्रीमली स्मॉल देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब जो उसके बाद चीज़ है, द व्हील वुड नॉट रोल ऑन पुशिंग इट इफ़ देयर वुड बी नो फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील एंड द ग्राउंड। तो अब ये बात हमारे जहन में होनी चाहिए कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की हमें बहरहाल ज़रूरत पड़ती है अगर हम चीज़ को मूव करवाना चाहते हैं। मतलब फ्रिक्शन हमारे लिए डिज़ायरेबल है अगर हम व्हील को मूव करवाना चाहते हैं किसी भी सरफेस के ऊपर। तो मतलब हम फ्रिक्शन को कम तो करते हैं, लेकिन ये नहीं कि हद से ज़्यादा कम हो जाए और व्हील अपनी जगह पे बस रोल करता रहे, स्लाइड करता रहे और जो है वो आगे मूव ना कर सके। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए हम फिर क्या करते हैं, तो हम ये करते हैं कि टायर जो हैं उनके ऊपर थ्रेडिंग कर देते हैं। थ्रेडिंग ये आपको अप्स एंड डाउन जो इस तरह के यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर नहीं होते, ये क्लियर आपको आंखों से नज़र आ रहे होते, तो इसको हम थ्रेडिंग कहते हैं। तो जिस टायर के ऊपर अच्छी ज़्यादा थ्रेडिंग हुई होती है तो वो उसके अंदर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाती है और उसके लिए फिर हमारे लिए उसको मूव करना हमारे लिए आसान हो जाता है, क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इंक्रीज़ होने से ऑब्जेक्ट जो है वो इजीली जो है वो रोड के ऊपर ग्रिप क्रिएट करता है और उस रोड ग्रिप से इजीली जो है वो मूव करता है और उसके लिए स्लिप होने का कोई चांस नहीं होता। अब मतलब ये दो पैराग्राफ जो इसमें मेंशन हुए हैं, एक ये वाला और इसके बाद ये नेक्स्ट वाला, इसके अंदर यहीं पर ये चीज़ मेंशन हुई है कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को मूव करना है तब भी आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप ऑब्जेक्ट को रोकना चाहते हैं तब भी आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब आपने अगर साइकिल को रोकना है तो क्या करेंगे, ब्रेक अप्लाई करेंगे। ब्रेक अप्लाई करेंगे तो ब्रेक शू और व्हील के रिम के बीच में जो है वो वहाँ पर लेट्स सपोज साइकिल है, तो साइकिल की बात जिस तरह से भी हम यहाँ पर कर भी रहे थे, तो वहाँ पर ब्रेक शू और साइकिल के रिम के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्रिएट होगी। अब बज़ाहिर तो वहीं पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट हो रही होगी, लेकिन ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन फिर भी ऑपोजिट होगी उस डायरेक्शन के जिस डायरेक्शन में आप साइकिल को लेकर जा रहे थे। तो एनी हाउ ये यहाँ पर भी आपको अगर साइकिल को रोकना है तो आपको ब्रेक शू और रिम के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्रिएट करनी पड़ेगी, तो आपकी साइकिल रुकेगी।
तो इस तरह से हमें नज़र आया कि हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की दोनों सूरतों में ज़रूरत पड़ती है, चाहे आपको ऑब्जेक्ट मूव करना हो, चाहे आपको ऑब्जेक्ट रोकना हो। तो अब जब आप साइकिल को रोकते हैं तो आप वहाँ पर ब्रेक शू जब रिम के साथ अटैच करते हैं, तो ब्रेक शू कोई रोलिंग बॉडी नहीं होती। ब्रेक शू क्या होता है, वो जो रबर का पीस होता है वो उसके ऊपर स्लाइड कर रहा होता है। जब स्लाइड करेगा तो उसको स्लाइड करके रेजिस्ट करेगा, तो वहाँ पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन एक्ट कर रही होगी, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में पता है काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए ऑब्जेक्ट जो है वो साइकिल ईजीली जो है वो रुक जाती है। एनीहो ये क्विज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मीनिंग एक्सरसाइज भी कर चुके हैं। अब हमने इसका एक और टॉपिक जो है फ्रिक्शन का, वो हमने जो मेन टॉपिक है वो ये भी देखना है, ब्रेकिंग एंड स्किडिंग क्या होती है। तो जो प्रीवियस आपको टॉपिक बताया, क्योंकि एक दफ़ा ये लॉन्ग में आ चुका है रोलिंग फ्रिक्शन का, तो अगर लॉन्ग के अंदर आता है तो फिर तो आपको ये सारा ही मेंशन करना पड़ेगा विदाउट इस वाई के वर्ड के। वाई का वर्ड आप बीच में से निकाल देंगे तो बाकी आपको सारा लिखना पड़ेगा। लेकिन जो वो क्वेश्चन था कि वर्ड वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो इसका मैंने आपको आंसर बता दिए, इस पैराग्राफ में मेंशन हुआ हुआ था। अब हमने एक और चीज़ देखनी है, ब्रेकिंग एंड स्किडिंग क्या होती है। तो ये खैर मैंने आपको जो क्वेश्चन यहाँ पर दिए थे उसके अंदर आपके पास स्लाइड्स के अंदर एक और हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन था, जो आज हमारा टॉपिक था, उसमें एक्सप्लेन ब्रेकिंग एंड स्किडिंग। उसमें ये पार्ट था, व्हाट आर द टू वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ व्हील ऑफ अ मूविंग व्हीकल। जब कोई गाड़ी चल रही होती है तो उसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स क्या होते हैं, किस तरह से एक्ट कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद हाउ फ्रिक्शन इज़ रिक्वायर्ड टू मूव अ व्हीकल, फ्रिक्शन क्यों में रिक्वायर होती है जब हमने किसी चीज़ को मूव करना होता है, और जब हमें किसी चीज़ को रोकना होता है तब हमें फ्रिक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है। मैंने हम इन दोनों चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी हम इस टॉपिक में दोबारा इन चीज़ों को देखेंगे, और फिर से ब्रेकिंग और स्किडिंग क्या होती है उसको भी हम देखेंगे। और जो है वो अगर टायर्स वॉर्न आउट हो चुके हों, उनके ऊपर से थ्रेडिंग ख़त्म हुई हो, तो उस तरह के टायर्स को लेकर गाड़ी चलाना क्यों रिस्की होता है। ये कुछ क्वेश्चन हैं जिनको अभी हमने इस टॉपिक में देखना है, और यहीं पर हमारे पास फ्रिक्शन का टॉपिक में वो एंड हो जाएगा। इसके बाद कोई एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं वो आपके बहुत क्लियरली मेंशन हुए हैं, मेथड्स भी क्लियरली मेंशन हुए हैं, तो वो आपने उनको नोट डाउन करना है, उनको प्रिपेयर करना है, लेकिन उनमें कोई डिस्क्राइब करने वाली चीज़ जो है वो सच है नहीं। तो व्हीकल के दो वेलोसिटी कंपोनेंट कौन से होते हैं जब हमारे पास व्हीकल चल रहा होता है। तो एक ये है कि जब भी कोई व्हीकल चल रहा होता है तो मोशन ऑफ व्हील अलोंग द रोड, व्हील उसका ऐसे रोल कर रहा होता है, तो जिस तरफ गाड़ी जा रही होती है उस तरफ उसकी मोशन हो रहा होता है, किसका, व्हील का। तो मतलब ओवरऑल अगर आप बात करें कि गाड़ी यहाँ से उधर जा रही थी तो गाड़ी का टायर यूँ करके रोल कर रहा था, लेकिन जो गाड़ी की व्हील की ओवरऑल वर्किंग थी वो किधर थी, वो गाड़ी का व्हील आगे की तरफ गाड़ी को लेके जा रहा था। इसलिए व्हील का एक मोशन जो है वो अलोंग द रोड है, जो उसको आगे की तरफ लेकर चलता है। दूसरा क्या है, रोटेशन ऑफ व्हील अबाउट इट एक्सिस, कि गाड़ी का एक रोटेशनल मोशन है, जो गाड़ी अपने ही एक्सल के ऊपर घूमती रहती है, रोटेट कर रही होती है। और एक उसका जो है वो वेलोसिटी का कंपोनेंट कौन सा है, जो उसको आगे की तरफ ट्रैवलिंग करा रहा है, आगे की तरफ व्हील उसको आगे की तरफ लेकर चल रहा है। तो ये दो वेलोसिटी के कंपोनेंट हैं जो बुक में बहुत क्लियरली मेंशन हुए हैं। अब अगली बात यह है कि अगर हमने गाड़ी को चलाना है तो हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की ज़रूरत कैसे पड़ती है उसको देखना है, और उसके बाद जो वो अगर हमें गाड़ी को रोकना है तो हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए दो पैराग्राफ हैं, इन दोनों में यही कुछ डिस्क्राइब हुआ है कि मूव करने के लिए भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ेगी और रोकने के लिए। टू मूव ए व्हीकल ऑन द रोड एज वेल एज टू स्टॉप, हमें दोनों सूरतों में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जो है वो रोड कैसी हो, स्लिपरी हो या टायर्स ख़त्म हुए हुए हों, तो गाड़ी उसी जगह पर रोल करती रहेगी, वो आगे की तरफ नहीं जाएगी, जस्ट स्लिप करती रहेगी। तो इसलिए हमें आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ेगी ताकि गाड़ी स्लिप ना करे और वो रोड के ऊपर आगे की तरफ मूव कर सके। इसलिए आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जिसको हम यहाँ पर कहेंगे ग्रिपिंग फोर्स की ज़रूरत पड़ती है अगर आपने गाड़ी को आगे की तरफ मूव करना है। तो यहाँ पे ग्रिपिंग फोर्स ऑब्वियसली गाड़ी को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की फॉर्म में ही मिलेगी। दूसरी एक और चीज़ है आपके पास कि अगर आपने गाड़ी को रोकना है तो आपको अगेन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ती है। सिमिलरली टू स्टॉप अ कार क्विकली अ लार्ज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ टायर एंड द रोड इज नीडेड, बट देयर इज ए लिमिट टू दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट द टायर कैन प्रोवाइड। कि टायर जो है वो अपने एंड के ऊपर आपको एक लिमिट तक फोर्स अप्लाई कर सकते हैं आप कि उसको रोकने की। अगर आपने ज़्यादा
ब्रेक पेडल के ऊपर ज़्यादा ज़ोर से ब्रेक अप्लाई कर दी तो क्या होगा कि जो टायर है वो अपनी जगह पर लॉक हो जाएगा। जब लॉक हो जाएगा तो अब वहाँ पर वो टायर जो है वो रोल नहीं कर रहा होगा। गाड़ी जो है उसके जो टायर है वो रोड के ऊपर रोल नहीं कर रहे होंगे, तो वहाँ पर उसको जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन थी रोड के ऊपर जो उसको चाहिए थी अपने आप को रुक जाने के लिए, वो उसको नहीं मिल पाएगी फिर, क्योंकि अब वो स्लाइड करने लग जाएगा टायर। क्योंकि आपने उसको टायर को अंदर से ब्रेक पैडल जोर से लगाया तो वो टायर जो है वो उसका एक्सेल लॉक हो गया। एक्सेल लॉक हुआ तो टायर अपनी जगह पे लॉक हो गया, लेकिन अपनी इनर्शिया की वजह से वो गाड़ी आगे की तरफ चलने की कोशिश करेगी, तो जिसकी वजह से फिर अब अगर गाड़ी आगे की तरफ जाएगी तो वो रोल नहीं करेगी क्योंकि टायर तो लॉक हुआ हुआ है। तो अब वो आगे आगे जाएगी तो वो स्किड करने लग जाएगी। तो अब जब इस तरीके से गाड़ी स्किड करेगी तो स्किडिंग मूवमेंट के दौरान गाड़ी के ऊपर कोई हमारा कंट्रोल नहीं रहता। तो क्योंकि टायर तो लॉक हुए हुए हैं, वो जिन टायर्स को हमने मूव करवाना था अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल करके आगे या लेफ़्ट या राइट लेके जाना था, वो टायर लॉक हो चुके हुए हैं। तो इस दौरान फिर जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। गाड़ी जो है वो किसी भी डायरेक्शन में जो है ना वो जा सकती है, वो इस पर डिपेंड नहीं करती कि गाड़ी के अंदर जो है वो कौन बैठा हुआ। तो इस तरह से ये जो डायरेक्शनल कंट्रोल ख़त्म हो जाता है गाड़ी का जब आप बहुत ज़ोर से गाड़ी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो रेजिस्टिंग फोर्स अप्लाई कर देते हैं, तो उसके बाद गाड़ी स्किड करनी जाती है, इसको स्किडिंग कहते हैं। इट इज़ इसलिए कहा जाता है इट इज़ एडवाइजेबल नॉट टू अप्लाई ब्रेक टू हार्ड दैट लॉक अप द रोलिंग मोशन। तो इसलिए कहा जाता है कि आप जो है वो टायर्स को बहुत उसको गाड़ी के अंदर ब्रेक जो है वो बहुत ज़ोर से अप्लाई ना करें कि जो है ना वो टायर ही लॉक हो जाए। आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक अप्लाई करें, इसलिए स्पीड भी इतनी हाई ना रखें। अगर आपके पास स्पीड हाई है तो फिर तो स्पेशली आपको बहुत डिस्टेंस से ही आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक लगानी पड़ेगी। अगर आप एकदम से ब्रेक लगाएंगे तो टायर लॉक हो जाएंगे। तो इसके बाद एक और क्वेश्चन है कि जो आपका वहाँ पर क्वेश्चन मेंशन हुआ था कि क्यों जो है ये अनसेफ होता है अगर आप गाड़ी को वॉर्न आउट टायर्स के साथ चलाएंगे। तो वॉर्न आउट टायर्स के साथ चलाएंगे तो फिर क्या है कि फिर अगर आप उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता भी ब्रेक लगाएंगे ना तो एक स्टेज आ जाती है कि उसके लिए, क्योंकि वहाँ पर उसको जो सरफेस के ऊपर से फ्रिक्शन मिलनी थी गाड़ी के टायर्स की सरफेस और रोड की सरफेस के बीच में जो उसको वहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मिलनी थी, वो क्योंकि गाड़ी के टायर वॉर्न आउट हो चुके हैं तो वहाँ पर उसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं मिलेगी। जब वहाँ पर उसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं मिलेगी तो फिर अब आपके लिए गाड़ी को रोकना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। फिर अगर आप आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक लगाएं तब भी गाड़ी के लिए जो है वो स्लिप होने का चांस बन जाएगा, और अगर ज़ोर से लगाएं तो फिर तो कंफर्म गाड़ी आप स्लिप करने लग जाएगी और फिर वो स्किडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से ब्रेक का स्किडिंग के साथ एक गहरा ताल्लुक है कि आपको ब्रेक अगर आहिस्ता आहिस्ता लगाते हैं और गाड़ी के जो टायर्स हैं वो भी वॉर्न आउट नहीं है, उनके ऊपर अच्छी थ्रेडिंग हुई है, तो स्किडिंग का चांस कम हो जाएगा। और अगर आप ब्रेक ज़ोर से अप्लाई कर देते हैं और टायर भी वॉर्न आउट हुए हैं तो स्किडिंग ज़्यादा हो जाएगी और गाड़ी का एक्सीडेंट होने का चांस है। तो ये था हमारे पास ब्रेकिंग एंड स्किडिंग का टॉपिक। इससे पीछे हमने रोलिंग फ्रिक्शन को देखा है। अब आपके पास इस टॉपिक में एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस फ्रिक्शन के लिखे हुए हैं। ये आपके पास लेफ़्ट राइट जो है ना एग्जाम्पल्स भी मेंशन हुई हुई हैं, तो इनको अपने यहाँ से खुद से एडवांटेजेस का टॉपिक अलग कर लेना है, डिसएडवांटेजेस का अलग कर लेना है, उन पॉइंट्स को अपने नोट डाउन करना है। एंड पर ये मेथड्स लिखे हुए हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के, तो वो मैं को मेंशन कर देता हूँ। इजी से ही है। मेकिंग स्लाइडिंग सरफेसेस स्मूथ, कि जो उनके सरफेसेस हैं उनको आप स्मूथ बनाएंगे, क्योंकि स्मूथ सरफेस होगी तो वहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाती है। तो इस तरीके से जो ऑब्जेक्ट आपके जैसे से कार होगी या ट्रेन होगी तो मूविंग बॉडीज़ की जो फ्रंट पार्ट्स होते हैं उनको आप स्ट्रीम लाइन बनाएं, जिस तरह से मछली की शक्ल होती है उस तरह का बनाएं, खासतौर पर एरोप्लेन जिस तरह से होता है। तो उसमें क्या होता है कि आगे से जो एयर की रेजिस्टेंस होती है, एयर की भी फ्रिक्शन एक्ट कर रही होती है, तो वो कम से कम हो जाती है। तो फिर उसके बाद आपके पास एक है लुब्रिकेटिंग द स्लाइडिंग सरफेसेस, कि आप उनको ऑयल लगा दें तो उससे आपकी सरफेसेस स्मूथ हो जाती हैं, पिच एंड बम्प्स जो हैं वो फिलअप हो जाते हैं और सरफेस स्मूथ होने से फ्रिक्शन रिड्यूस हो चुकी होती है। और सबसे एंड पर आपके पास रोलिंग फ्रिक्शन क्योंकि कम होती है, इसलिए आप बॉल बीरिंग्स या रोलर बीरिंग्स यूज़ करें तो आपके पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस की जा सकती है। यहाँ पे बीच में भी एक क्वेश्चन लिखा हुआ था कि अगर आप रात को ख्वाब में देखें कि आपकी गाड़ी के अब एक गाड़ी में बैठे हुए ड्राइव कर रहे हैं कार को और सडनली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिसअपीयर हो गया,
तो उससे क्या होगा, तो ऑब्वियसली फिर जो है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ख़त्म होगी है। तो जब तक फिर आगे कोई ना कोई चीज़ आएगी आपको रोकने के लिए, तो वो कुछ भी हो सकती है, कोई दीवार हो सकती है, खुदा न खास्ता कुछ भी हो सकती है, तो वो जब तक वो आएगी नहीं तब तक जो है वो आप जो है वो उसी कांस्टेंट स्पीड के साथ जो है वो चलते रहेंगे। तो सुबह तक जब तक आपकी आँख नहीं खुल जाती। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़ वस्सलाम।